नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ। ऋषिकेश से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एम्स ऋषिकेश में 4 हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई और मौसम खराब होने के चलते इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई हेलीकॉप्टरों की। और एक हेलीकॉप्टर में तो उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री सवार थे। सूत्रों के हवाले से यह खबर थी कि एक हेलीकॉप्टर में उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री सवार थे। ऋषिकेश से यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की एम्स ऋषिकेश में 4 हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और इमरजेंसी लैंडिंग कराने के पीछे का कारण मौसम खराब होना था। तो उत्तराखंड में बीजेपी हो या कांग्रेस, उपचुनाव को लेकर, जीतने को लेकर अपने अपने दावे कर रहे हैं दोनों पार्टी। चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने अपना नामांकन करना भी शुरू कर दिया है। बीजेपी ने अपने नेताओं की जिम्मेदारी बूथ लेवल तक बांटना शुरू कर दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। उपचुनाव को लेकर जो सियासी सरगर्मियां थी बहुत तेज होने लगी है, क्योंकि नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव के लिए अपना नॉमिनेशन किया है। तो बीजेपी अपने प्रत्याशियों का नॉमिनेशन करवाने जा रही है और 21 तारीख को बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी अपना नॉमिनेशन करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपनी जो सियासी तैयारी है नॉमिनेशन को लेकर रणनीति वो बनानी शुरू कर दी। उसके बाद बूथ स्तर पर किस प्रकार से चुनाव जीता जा सकता है उसको लेकर पार्टी नेताओं की जिम्मेदारी तय कर दी है। चाहे बद्रीनाथ की सीट हो या मंगलौर की सीट हो, दोनों ही जगहों पर बीजेपी और कांग्रेस जीत के दावे कर रही है और उस जीत के दावों को पुष्ट करने के लिए पार्टी नेताओं की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। यदि हर नेता को बूथ बांटने का काम यहाँ पर दे दिया गया है कि किस नेता के पास कितने बूथ होंगे और किस प्रकार से वो इन बूथों पर रणनीति बनाएगा। तो ये समझा जा सकता है कि उपचुनाव को लेकर जो सरगर्मियां थी, जो तेज हो चुकी थी, अब उसको अंतिम रूप देने का काम किया जा रहा है ताकि वो जनता उसे वोट के रूप में तब्दील कर सके और आने वाले दिनों में बीजेपी या कांग्रेस जो अपने जीत करें उसे पुष्ट कर सके। कैमरामैन अपना साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइस। अगली खबर देहरादून से है, जहां मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अंतर्गत निर्माणाधीन इंदिरा मार्केट प्रोजेक्ट का शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने यह बताया कि इंदिरा मार्केट प्रोजेक्ट का बेसिक काम पूरा हो चुका है। इसके चलते अब निर्माण काम में तेजी आएगी। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने यह बताया कि इस प्रोजेक्ट में 564 दुकानें बनाई जानी है। इसके अलावा 3050 गाड़ियों के लिए पार्किंग बनेगी। ऐसे में यह मंजिल 10 इमारत की होगी और मंत्री ने सख्त निर्देश देते हुए यह कहा है कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए। खबर हल्द्वानी से है, जहां जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्य के अध्यक्षता में जिला योजना की बैठक की गई, जिसमें कई योजनाओं के लिए 70 करोड़ रुपए के जिला योजना की स्वीकृति पर मुहर लगी। इस दौरान जिला योजना की बैठक के जिले में सभी विधायक मौजूद रहे। जिले के बैठक में प्रभारी मंत्री के सामने हल्द्वानी के बेस अस्पताल में पानी की कमी से डायलिसिस के मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा था और जिसका संज्ञान लेते हुए प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को इस तरह के गंभीर मामलों के तुरंत सुलझाने के निर्देश दिए। जिला योजना की बैठक बड़ी सफलता के साथ पूर्ण कर ली गई और जिला योजना की बैठक में लगभग 70 करोड़ 20 लाख की धनराशि के साथ में विभिन्न विभागों के परिव्यय आए हैं और जिसे आज संबंधित जनप्रतिनिधियों के साथ मिलते हुए आज उस परिव्यय को स्वीकृत कर दिया गया है। और उस परिव्यय के मध्य में जो है, चाहे वो स्वरोजगार का पार्ट हो, चाहे वो रोजगार का पार्ट हो अथवा उद्यान का सेक्टर हो, ये इसको प्रमुखता दी गई है। इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी के प्रस्ताव अधिक मात्रा में आए हैं और पीडब्ल्यूडी के प्रस्ताव को भी यहाँ पे स्वीकार किया गया है। पंचायती राज के भी आए हैं। तो मैं समझती हूँ कि हमारी यह कोशिश है कि जनपद नैनीताल में जो भी हमारे कार्य हैं, जो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आते हैं, चाहे विधायकों के माध्यम से आए, चाहे डीसी मेंबर्स के माध्यम से आए, चाहे प्रमुख के माध्यम से आए, चाहे जिला पंचायत के माध्यम से आए, उन प्रस्तावों को अधिक से अधिक बजट मिल सके, स्वीकृत की जा सके, क्योंकि ये कार्य जनमानस के हित में होना बहुत आवश्यक है। तो वहीं हरिद्वार में कैबिनेट मंत्री और हरिद्वार जिला प्रभारी सतपाल महाराज की अध्यक्षता में जिला योजना की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मानसून, सड़क निर्माण, पानी और बिजली जैसी समस्याओं को लेकर चर्चा की गई।
जिला प्रभारी मंत्री ने सड़क के अधूरे पड़े निर्माण कार्यों को जल्द पूरा करने और जिले भर में पानी की किल्लत की समस्या को जल्द खत्म करने के आदेश दिए। इस दौरान जिला प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने यह बताया कि हरिद्वार जनपद की जिला वार्षिक बैठक में शासन ने साल 2024-25 की धनराशि में 8% की बढ़ोतरी करते हुए 67 करोड़ 35 लाख रुपए की धनराशि निश्चित की गई, जिससे जनपद में विकास कार्य कराए जाएंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस बैठक में गर्मी के चलते पानी की समस्याओं को लेकर अधिकारियों को आदेशित किया गया है, विधायकों की समस्याओं को भी सुना गया और उनके निवारण के आदेश भी दिए गए। वहीं हरिद्वार में लगातार लग रहे वीकेंड पर जाम पर उन्होंने यह कहा कि हमारे द्वारा ट्रैफिक प्लान पर विचार किया जा रहा है और उम्मीद है कि आने वाले वीकेंड पर हरिद्वार में जाम नहीं लगेगा। तो उत्तराखंड में जैसे जैसे मानसून सीजन के दौरान प्राकृतिक आपदाएं हमेशा दुखदाई होती हैं, वैसे ही गर्मियों के सीजन में जंगलों की आग भी सरकार और राज्यों के लिए परेशानियों का सबब बन जाते हैं। उत्तराखंड में जंगलों की आग से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन वन विभाग है कि अभी भी अपनी योजनाओं और तैयारी सिर्फ कागजों पर ही फुलप्रूफ बताने का काम कर रहा है, जबकि सोशल मीडिया पर विभाग के दावों की पोल वायरल हो रहे हैं, वीडियो से खुल जा रहे हैं पोल। राज्य सरकार की तरफ से विभाग को हर साल लाखों करोड़ रुपए का बजट भी इस वनाग्नि से निपटने के लिए दिया जाता है। आइए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। सोशल मीडिया पर वन विभाग की जंगलों की आग को बुझाने और उससे निपटने के दावों की पोल खोलने वाले वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें खुद राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री पुरानी तकनीक से यानी पेड़ों की पत्तियों से जंगल की आग बुझाते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि विभाग हर बार हर साल नई टेक्नोलॉजी के साथ इस जंगल की आग से निपटने का दावा करता है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की आग बुझाते हुए ये तस्वीरें समूचे सिस्टम पर सवाल खड़ा कर रही है। वैसे ये तस्वीरें उत्तरकाशी से वापस लौटते समय की बताई जा रही है, जिसमें मंत्री जी सड़कों तक पहुंचती जंगलों की आग को पेड़ों की पत्तियों से बुझाने का काम कर रहे हैं। ऐसा वीडियो वायरल होने का ये पहला मौका नहीं है, बल्कि त्रिवेंद्र सरकार के समय भी वन मंत्री रहे हरक सिंह रावत के कई ऐसे ही वीडियो वायरल हुए थे। वन विभाग हर बार जंगलों की आग के लिए फायर सीजन में संसाधनों को बढ़ाने के लिए बजट की मांग भी करता है और सरकार उसकी इस मांग को पूरा भी करने का दावा करती है, लेकिन फिर भी हर साल फायर सीजन में संसाधनों की कमी के चलते जंगलों की आग बेकाबू होती है। वन संपदा जलने के साथ ही जान और माल दोनों का नुकसान होता है, सो अलग। जंगलों की आग में अब तक 1265 वनाग्नि की घटनाएं हो चुकी है, जिसमें 1747 हेक्टेयर जंगल प्रभावित हुए हैं। साथ ही 11 लोगों की मौत और 9 लोग घायल भी हो चुके हैं। विभाग की तरफ से इस बार 456 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें से आपको बता दें कि साल 2022 में 2180 वनाग्नि की घटनाएं हुई हैं, जिसमें 3425 हेक्टेयर जंगल जलकर राख हुआ था। साथ ही साल 2023 में 707 वनाग्नि की घटनाएं हुई, जिसमें 916 हेक्टेयर जंगल प्रभावित हुआ था। चलिए अब ये सुन लीजिए कि माननीय मंत्री जी ये आग पेड़ों की टहनियों से क्यों बुझा रहे थे। आग बुझाने की कहानी खुद मंत्री जी की जुबानी। वो जिलों का प्रभारी होने का दायित्व मेरे पास आया है और टिहरी में जिस प्रकार से मैंने वहाँ अधिकारी की बैठक में जो हमारे यहाँ आजकल वनाग्नि की बहुत घटनाएं बढ़ रही हैं, साथ में जो हमारे यहाँ चारधाम यात्रा चल रही है और आने वाला मानसून पे हमारी क्या तैयारी है, उसको लेकर बैठक ली थी और समस्त जितने विभाग के अधिकारीगण वहाँ आए थे सबसे मैंने फीडबैक लिया। ये बात तो सच है, वनाग्नि की घटनाएं इस बार बहुत हुई है और ये भी वहाँ डीएफओ के द्वारा बताया गया कि
वनाग्नि की जो घटनाएं हैं वो मैनुअल हैं, यानी कि लोगों के द्वारा लगाई जा रही हैं। बीजेपी की तरफ से हर बार की तरह इस बार भी अपनी सरकार और विभाग की कमजोर रही रणनीति का बचाव किया जा रहा है। बीजेपी नेताओं की माने तो सरकार की तरफ से हर संभव प्रयास किए गए कि जंगलों की आग आगे न बढ़ पाए और इससे कोई नुकसान न हो, जबकि कांग्रेस की तरफ से जंगलों की इस आग को लेकर सरकार पर जुबानी हमले तेज किए जा रहे हैं। देखिए, जहाँ पे इक्विपमेंट्स की आवश्यकता है वहां पर इक्विपमेंट्स गए हैं और हमने देखा भी है कि जहाँ पर तेज फायर थी वहां पर सरकार ने अभी बीच में सेना के जहाजों से भी आग बुझाने का काम किया, पानी के टैंकर से भी आग बुझाने का काम किया गया। और निश्चित रूप से कहीं पर अगर जो सड़क किनारे इस प्रकार से आगजनी होती है तो हम देखते हैं कि पुरानी हमारी पद्धति है और पहाड़ों में ये पुरानी पद्धति का उपयोग किया जाता है कि पत्तों से, पेड़ के पत्तों से आग बुझाने, ताकि आग जो है वो न फैले। देखिए, अप्रैल महीने से उत्तराखंड के जंगल जो है धू धू करके जल रहे हैं, लेकिन सरकार की कुंभकर्णी निद्रा अभी भी नहीं टूट रही है। अगर समय रहते जो है सरकार जागी होती और सरकार ने जो है आग बुझाने के लिए पर्याप्त मात्रा में उपाय किए होते तो ये नौबत ही नहीं आती। 1500 एकड़ से ज्यादा जंगल जल करके जो है राख हो गए हैं, खरबों रुपए की संपत्ति स्वाहा हो गई है। और अब जो है कैमरे के सामने मंत्री जो है आग बुझाने का जो है लिए फोटो जो खिंचवा रहे हैं। अच्छी बात है, सबको जंगलों की आग बुझानी चाहिए, लेकिन समय रहते सरकार की कुंभकर्णी निद्रा क्यों नहीं टूटी, समय रहते पूरी तैयारी क्यों नहीं की। उत्तराखंड में जंगलों की आग हमेशा ही सरकार और विभाग दोनों के लिए चिंता का विषय बनी रही है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी जंगलों की आग जान और माल दोनों का बड़ा नुकसान करती हुई नजर आई। लेकिन सवाल अब भी वही है कि हर बार लाख दावे करने वाला वन विभाग जंगलों की आग के आगे घुटने क्यों टेक देता है और समय रहते हुए क्यों नहीं धरातल पर तैयारी पुख्ता करता है। इंडिया वॉइस के लिए देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। तो बुलेटिन में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। राहुल गांधी के जन्मदिन को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पर्यावरण सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया। साथ ही तपती धूप में लोगों को शरबत पिलाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की लंबी उम्र की प्रार्थना की। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क में वृक्षारोपण भी किया। देखिए, आज राहुल जी का जन्मदिन है और राहुल जी ने पूरे देश के अंदर जो मोहब्बत की दुकान आम इंसान के लिए खोली है, उसी की आज तहत हम लोगों ने यहाँ पे हमारे युवा कांग्रेस के साथियों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। और हमारी कोशिश है कि जो आज भीषण गर्मी के दौरान जिस तरह से आम आदमी त्राहिमाम हो रहा है कि उन्हें कुछ राहत देने का काम हम लोग यहाँ पे कर सकें, उसी को लेकर आज जो है यहाँ पे हमने शीतल पेय की व्यवस्था करी है और हमारे कुछ साथी जो हैं वो वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी कर रहे हैं। तो आज जगह जगह जो है हम लोग इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। देखिए, राहुल जी का आज जन्मदिवस है, हमने सबसे पहले बधाई देते हैं और उसे आज हम वृक्षारोपण करके पर्यावरण दिवस के रूप में हम लोग उसको बना रहे हैं। और हम लोग सब प्रार्थना कर रहे हैं राहुल जी की लंबी उम्र के लिए, क्योंकि आज जो लोकतंत्र खतरे में और जो संविधान की लड़ाई राहुल जी लड़ रहे हैं, हम सब लोग उनके साथ हैं और हम कामना करते हैं ऐसी वो लड़ाई लड़ते रहें गरीबों की। तो 10 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा को 1 महीने से ज्यादा समय हो चुका है और इन दिनों चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। जानकारी देते हुए आईजी गढ़वाल केएस नगन्याल ने कहा कि चारधाम यात्रा में पुलिस लगातार अलर्ट नजर आ रही है। इसके साथ ही जो दिक्कतें शुरुआती दिनों में देखने को मिली थी वो अब व्यवस्थित कर दी गई है, जिससे चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। शुरुआती काफ़ी जो भीड़ थी उसके बाद अब जो है सारी व्यवस्थाएं पटरी पर है, भीड़ भी नियंत्रित है। हर धाम में जितनी क्षमता है उससे कम ही श्रद्धालु अभी धामों में आ रहे हैं। तो जो व्यवस्थाएं हैं जिस उद्देश्य से बनाया गया है कि चारधाम यात्रा श्रद्धालुओं के लिए सहज हो, सरल हो, सुगम हो, साथ ही सुरक्षित भी हो,
तो वो चीज़ें चल रही है अभी फिलहाल। गत वर्षों में ये इस पीरियड में, जबकि यमुनोत्री में 6000 के आसपास अभी भी श्रद्धालु आ रहे हैं, गत वर्ष में 2000 से ऊपर तीर्थ यात्री नहीं आते थे। यही स्थिति हमारे गंगोत्री जी में भी होता था। तो देहरादून के डोभाल चौक पर 3 दिन पहले गोलीकांड के मामले में लोगों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। पीड़ित परिवार के साथ कई संगठन और स्थानीय लोगों ने मृतक को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाला। आपको बता दें कि इस मामले में देहरादून पुलिस ने 7 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। सामाजिक संगठनों ने पीड़ित परिवार के समर्थन में देहरादून बंद का भी ऐलान किया है। तो वहीं पीड़ित परिवार ने सरकार से मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी देने और मुआवजे के रूप में 1 करोड़ और घायलों को 20-20 लाख रुपए देने की मांग की। तो वहीं पूरे मामले में अब राजनीति ने भी अपना रूप रंग पकड़ लिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने घटना के बाद कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। उन्होंने ये कहा कि प्रदेश में कई ऐसे मामले हैं जिनमें लगता ही नहीं है कि पुलिस का किसी को खौफ है। ऐसे में पूरी कानून व्यवस्था भगवान के भरोसे पर चल रही है। कानून व्यवस्था तो जब से बीजेपी की सरकार आई है पिछले 6-7 वर्षों से पूरी तरीके से धराशायी है। चाहे वो आप हाथी बरगला में लड़की का बलात्कार, उसके बाद मंत्री आवास के सामने उसका शरीर मिलना, चाहे वो अंकिता भंडारी मर्डर केस, चाहे महिला अपराध में 9 हिमालय राज्यों में पहले नंबर में उत्तराखंड का आ जाना, चाहे वो केदारनाथ में सोने की चोरी की मामला हो, चाहे विपिन रावत जिसका मर्डर देहरादून राजधानी में हुआ और 10 दिन तक वो अस्पताल में रहने के बाद उसने प्राण त्यागे, तब तक अपराधी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। कि जो रायपुर का जो हमारा केस था, ये डोभाल चौक पे जो घटनाक्रम हुआ था, तो उसके संबंध में जो अभी तक जो अपडेट स्थिति है उसमें सारे जो हमारे नामजद थे और नामजद के अलावा और जो लाइट में जो भी अभियुक्त आए थे, प्रकाश में जिनका नाम आया था, उन सभी की गिरफ्तारी कर ली गई है। अब इसमें कोई भी अभियुक्त उसमें शेष नहीं है। जैसा कि आपको विदित होगा कि 4 अभियुक्त तो पहले ही भेजे जा चुके थे और कल एक अंकुश जो नामजद था उसको भी पकड़ लिया गया था, उसकी भी अरेस्टिंग कर ली गई थी। इसके अलावा जो मुख्य अभियुक्त था जिसके द्वारा जो है गोली चलाई गई थी, रामवीर उसका नाम था, जो कि रहने वाला मुजफ्फरनगर का था, तो उसको भी जो है हमारी पुलिस के द्वारा जो है राजस्थान पुलिस के साथ मिलके वहाँ से उसकी अरेस्टिंग की गई थी। इसके अलावा जो हमारे 2 और जो बदमाश थे, जिनका एक का नाम योगेश था और दूसरा जो मनीष था, मनीष के द्वारा भी जो इसमें फायरिंग की गई थी, तो उनको भी हमारी टीम लगातार प्रयास कर रही थी, पीछा कर रही थी। तो कल जो है उनकी लोकेशन जो है हरिद्वार जनपद के आसपास आई थी, तो वहाँ पे भी जो है लोकल पुलिस के साथ मिलकर उनकी घेराबंदी की गई और वहाँ जो है उनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई, जिस मुठभेड़ के दौरान जो है उनमें 2 लोगों को जो है पैर में गोली लगी थी। तो मैं वहाँ भी रात मौके पर गया था, वहाँ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और साथ में फिर अस्पताल भी मैं गया था, वहाँ भी उनको देखा गया। तो इसी के साथ देवभूमि समाचार में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।